स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 की ज्योग्राफी और उसका 7वां चैप्टर हमारा देश भारत। क्लियर। तो आज हम अपने देश के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये जो प्रायद्वीप है, समझ लो क्या होता है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। कहने का तात्पर्य मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे फिर दिखा दूँ आपको एक बार। जैसे देखो, ये मैंने पहले भी आपको दिखाया, प्रायद्वीप ये हैं। तो देखो, ये स्थल का ही भाग है। क्लियर। लेकिन इसके तीनों तरफ से पानी है, इधर से इधर से इधर से इधर से, लेकिन एक तरफ से पानी नहीं, एक तरफ से स्थल है। तो यही प्रायद्वीप होते हैं। क्लियर। तो देखो, वहाँ पे जो कहा गया है, तो ये समझ के चलना कि हमारे देश के जो प्रायद्वीप हैं उसके उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, ठीक है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। क्लियर। ये समझ लो प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो देखो, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह है हिमालय, ऊंचे शिखरों से घिरा है। हिमालय के ऊंचे शिखर हैं, उनसे घिरा हुआ है। और पश्चिम में अगर देखा जाए तो अरब सागर, और अगर पूरब में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी, और अगर दक्षिण में देखें तो हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। क्लियर हो गया। अब देखो, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने के, उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, और दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, ये सारे मैं आपको क्वेश्चन में दूंगा। अब अगर कोई पूछे भारत का क्षेत्रफल, तो भाई अगर हमारा भारत का विस्तार है तो कितना है, तो हमारे भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये यूनिट ज़रूर याद रखना, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। वैसे तो डायरेक्ट 32,887 ऐसे बोल देते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखो शॉर्ट में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, ये आ गए आपके पॉइंट्स। क्लियर। उत्तर में जो हमारे, अब ये क्या है, अब हमारे भारत के वो आ गए। जैसे हमारे ये भारत है, इस टाइप से जगह नहीं है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हमारे उत्तर ये हुआ, तो उत्तर में क्या है हमारा जम्मू कश्मीर, ऐसे दक्षिण में क्या है हमारी कन्याकुमारी। क्लियर। मतलब अब हमारे भारत की बात चलेगी। अभी क्या था, भारत के इधर उधर की बात चल रही थी कि हमारा भारत घिरा कैसे है, तो इधर की साइड हिमालय हैं। क्लियर। इधर की साइड क्या है, इधर की साइड क्या है, इधर की साइड क्या है। अभी बाहर की बात चल रही थी, अब देश के पॉइंटों की बात चलेगी, सतह की। ठीक है। तो देखो, भारत का क्षेत्र 32,08,000 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार जो है लगभग 3200 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान और आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। देखो, समझने की कोशिश करो, हमारा जो भारत है ये है ऐसा। क्लियर। तो देखो, समझने की कोशिश करना। मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूँ और नीला कर लेता हूँ। देखो, अगर आप देखेंगे तो इसके अगर पॉइंट मैं आपको बताऊँ, तो ये उत्तर हो गया। उत्तर से यहाँ तक की जो लंबाई है, मतलब पूरे नीचे तक की, यहाँ तक पॉइंट तक की, नीचे दक्षिण तक की। ठीक है। तो इसकी लंबाई जो है ये है 3200 किलोमीटर। अब अगर कोई ये पूछे, यहाँ पे है कच्छ, गुजरात में है ये कच्छ, और इधर की साइड है पूरब में, ठीक है, और यहाँ से ये अगर लंबाई देखी जाए तो ये है 2900 किलोमीटर। ये समझ के चलो, मतलब उत्तर से दक्षिण तक की ये लंबाई और पश्चिम से पूरब तक की ये लंबाई 3200 किलोमीटर। ये ऊर्ध्वाधर, ठीक है, और क्षैतिज अगर देखी जाए तो 2900 किलोमीटर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया। अब देखो, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत हुए, भारतीय महामरुस्थल हुए, उत्तरी मैदान या फिर आसमान पठारी सतह, मतलब वो पठार जिनके आसमान सतह है, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। क्लियर बात है। क्योंकि देखो, मरुस्थल कैसे होते हैं, कुछ अलग टाइप के होते हैं, मैदान किसी और टाइप के होते हैं, पठार किसी और टाइप के होते हैं, लेकिन सारे होते तो स्थल का ही भाग है ना, तो स्थल की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। सही बात है। अपने भारत में हर जगह कई भाषाएँ बोली जाती हैं, कुछ अलग संस्कृतियाँ होती हैं, सब चीज़ों में भिन्नता है। क्लियर। इस भिन्नता में हम एकता को पाते हैं, मतलब इतनी भिन्नता है लेकिन हम फिर भी एकता को पाते हैं, यूनिटी को पाते हैं। हमारे पूरे भारत में एकता है। क्लियर। जो हमारी परंपराओं में दिखती है, जो हमारी परंपराओं में, रीति रिवाजों में दिखती है, यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। क्लियर। वर्ष 2011 में अब तक भारत की आबादी कितनी हो चुकी है, 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। मतलब कौन सी जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो आबादी है 120 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। मतलब विश्व में सर्वप्रथम
सबसे ज़्यादा विश्व संख्या मतलब जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। और सेकंड नंबर का कौन है? सेकंड नंबर का अपना भारत। क्लियर। और कितनी है भारत की? 120 करोड़ जनसंख्या है, इससे भी ज़्यादा। अगर हम अपने भारत की स्थिति की बात करें, उसकी पोजीशन आखिरकार क्या है, तो देखो भारत जो हमारा है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो मैं बताऊं कैसे। जैसे अगर आप ऐसे देखेंगे, अगर पृथ्वी के ऐसे, क्लियर, तो देखो पहले तो आप इसको ऐसे काटो, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। फिर आप देशांतर रेखाओं से काटो तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो हमारा भारत कुछ यहाँ पर आता है इस टाइप से एशिया में। तो आप देखोगे कि अगर उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध से देखें तो ये आ रहा है उत्तरी गोलार्ध में। क्लियर। और अगर आप पूर्वी या पश्चिमी गोलार्ध से देखेंगे तो ये आ रहा है पूर्वी गोलार्ध में। क्लियर है। तो ये आप समझ के चलेंगे। तो देखो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, ये समझ के चलेंगे। हमारी जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। कहने का मतलब हमारे जो कर्क रेखा है हमारे भारत देश में यहाँ से गुजरती है, 6 राज्यों को टच करते हुए इस तरह से। क्लियर। तो होकर गुजरती है दक्षिण से उत्तर की ओर। अब दक्षिण से उत्तर की ओर देखें तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार जो है वो है 68.7 मिनट जो कि पूर्व में, तथा 97.25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व के पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटें, अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटें तो भारत की स्थिति क्या होगी? तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? तो क्लियर बात है, अभी मैंने आपको बताया पूर्वी गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखो 29 डिग्री, लगभग 29 डिग्री का वो है दूरी है देशांतरों रेखाओं के बीच। तो मैंने आपको बताया था प्रति डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। देशांतर वाले अक्षांश मतलब ग्लोब वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ पूरे विस्तार से। तो वहाँ से मैं सिर्फ आपको इतना ही लूँगा कि एक जो डिग्री होता है उसके बराबर 4 मिनट होती हैं। तो अगर आप इसको 30 मान के चलेंगे, 30 डिग्री, तो कितने होगा? 3 चौक 12, यानी 120 मिनट, और 120 मिनट का हुआ लगभग 2 घंटे। क्लियर। तो ऐसे समझ के चलेंगे। अब आप देखो, क्या आप जानते हैं बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता, वो तो है ही, बदलता रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय हैं। क्या आपको पता है कि रूस में कितने मानक समय हैं? तो मैंने आपको बताया था कि रूस में जो मानक समय है उनकी संख्या है 11, पहले ही आपको बता चुका हूँ। क्लियर। तो अब आगे चलते, देखो घंटे का होगा, हाँ मतलब 2 घंटे का अंतर होगा। अगर हमारे भारत में देखा जाए कि जो पश्चिमी पॉइंट है वहाँ से लेकर अगर हम पूर्वी पॉइंट पर जाएँ, क्लियर, तो वहाँ पर हमारे 2 घंटे का हेरफेर होगा। क्यों होगा? अगर कोई पूछे क्यों होगा तो सीधा आप जवाब दोगे कि जो हमारे पूर्वी जो देशांतर रेखा है और पश्चिमी जो देशांतर रेखा है उनके जो बीच की दूरी है लगभग 29 डिग्री, और अगर 29 डिग्री का हम मानक समय निकालेंगे तो वो निकलता है लगभग 2 घंटे। इसलिए हमारे 2 घंटे का अंतर पड़ता है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। देखो यहाँ भी दिया है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है, क्योंकि पश्चिम में हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? गुजरात, और पूर्व में लास्ट पॉइंट क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो इन दोनों में जो सूर्योदय यानी कि जो सनराइज होता है उसका जो हेरफेर होता है वो 2 घंटे या तो पहले होता है 2 घंटे बाद। ठीक है। तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। और लेकिन क्यों माना गया मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ट्रेन वाली कहानी बताई थी मैंने आपको ग्लोब वाले चैप्टर में। क्लियर। जो कि हमारे बीच से रेखा खींच गई है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस यामोत्तर से हमारे पूरे भारत में समय को मानक माना जाता है, हर जगह इसी से रिलेट करते हैं, इसलिए इस रेखा को ही मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश, टॉपिक आता है भारत के पड़ोसी देश। तो देखो 7 देशों की स्थलीय सीमाएँ, स्थलीय सीमाओं की बात हो रही है। 7 देशों की स्थलीय सीमा इसकी सीमाओं से जुड़ी हैं। चित्र 7.1 से इन देशों के नाम पता लगाइए। तो देखो सबसे पहली बात ये आती है कि पड़ोसी देश होते कौन से हैं। तो जैसे आपके घर के पास जितने भी पड़ोसी होते हैं तो उनकी क्या पहचान होती है? जो आपके घर के पास हैं पड़ोसी हैं। ऐसे जो हमारे देश से जो स्थलीय सीमा जिनकी जुड़ी हुई है वही हमारे पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी देश। तो अगर आप गौर फरमाएंगे तो देखो एक हो गया अफ़गानिस्तान,
ये रहा ये, लेकिन इसकी छोटी सी है। और सबसे कम स्थलीय सीमा टच करने वाला जो देश है वो अफ़गानिस्तान ही है, ठीक है। अब आया एक पाकिस्तान, 2 हो गए, एक हो गया चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और ये एक हो गया, हाँ श्रीलंका को नहीं जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे म्यांमार को, क्योंकि इसकी स्थलीय सीमा इसकी जुड़ी हुई है। अब श्रीलंका को क्यों नहीं जोड़ेंगे तो मैं आपको बता दूं, ये जो श्रीलंका और भारत जो जुड़ा हुआ है ये किसी स्थल संधि से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जल संधि से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है पाक जल संधि। क्लियर, इसलिए इसे हम पड़ोसी देश नहीं बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो ये रहा देशांतर और अक्षांश रेखाओं का, तो देखो समझ के चलेंगे। ये जो लाइन जा रही है बीच में इस टाइप की, ये है विषुवत रेखा। क्लियर, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसे वैसे पढ़ने का कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, वैसे आप इतना समझ लीजिए। जो है क्या कहते हैं, इसे आप एक प्रकार से कह सकते हैं ये एक राजनीतिक मैप है। मतलब राजनीतिक मैप, राजनीति कहाँ पर होती है तो किसी भी राज्य में होती है या फिर पूरे देश में होती है। तो देखो हर प्रत्येक राज्य का एक अलग सीन दिया हुआ, अलग एक कलर दिया गया है। तो जितना भी कलर्ड मैप है ये सारा हमारा भारत है और इसके राज्यों की संख्या दी हुई है। क्लियर, तो मैप आप अच्छे से जानते ही हैं पहले से ही, तो इसमें से भी कोई कुछ क्वेश्चन बनेंगे उसने हल करेंगे नहीं देख देख के। क्लियर, तो इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएँ समुद्र से नहीं जुड़ी हैं तो देखो समुद्र से नहीं जुड़ी है, कहने का मतलब ये है, देखो जितने भी ये समुद्र के किनारे हैं इन सब की सीमाएँ जुड़ी होंगी, लेकिन जितने भी बीच में हैं इनकी सीमाएँ नहीं जुड़ी होंगी। तो आप ऐसे छांट के लिख सकते हैं। क्लियर, अब देखो दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं मतलब ये द्वीप हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका से अलग करती है। मतलब देखो ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत को श्रीलंका से, ठीक है ना, कौन अलग करती है। मतलब कि एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ये दोनों को अलग कौन करती है, भारत और श्रीलंका को, तो आप कहोगे पाक जल संधि। क्लियर, और यहाँ पर जो संधि होती है वो जल संधि होती है, स्थल संधि नहीं होती है। क्लियर, तो देखो अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन कैसे करेंगे हम। तो भारत एक बहुत विशाल देश है, हमको पता है, बहुत बड़ा देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक है। जबकि अब आप अच्छे जानते हैं जम्मू और कश्मीर को भी एक को केंद्र शासित और एक को राज्य बना दिया गया है, और जो पहले संघ शासित प्रदेश थे उनमें से दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है, दोनों को, दादरा नगर और हवेली को। क्लियर, तो अब देखो आगे चलते, ये जो है इसमें आप अगर गौर फरमाएंगे तो देखेंगे, देखो हिमालय जो है हमारे भारत में उत्तर में, देखो यहाँ दिख रहा है ये। क्लियर, और इधर ये देखो कच्छ की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये देखो समुद्र दिखेगा, और ये है द्वीप जो लक्षद्वीप हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, देखो ये इस टाइप के होते हैं। क्लियर, अब ये है हमारे पूरे महासागर, पर्वत वगैरह हमारे कहाँ पर है, ये रहे। क्लियर, तो ये सारी चीज़ अगर आप इन्हें गौर से देंगे सब चीज़ दिखेगा। ये देखो जो हमारा हिमालय उसको बांटा गया है, तो हिमालय को 3 प्रकार में बांटा गया, अभी आगे बताऊँगा आपको। तो ये देखो हिमालय की पहाड़ियाँ, फिर शिवालिक, ठीक है, इस तरह से सारे श्रेणियाँ बांटी गई हैं। अब आगे चलते हैं तब समझ में आएगा अच्छे से। अब देखो मैं बांटा गया, जो मतलब अपना जो भारत है 28 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है, सबको पता है। राज्यों का जो निर्माण है वो मुख्यतः भाषाई आधार पर हुआ है, मतलब भाषा के आधार पर हुआ है। जिस देश में, जिस राज्य में भाषा है तो उस राज्य में विशेष भाषा वाले लोग रहते हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब भाषा के आधार पर बांटा गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है, और सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा अपने भारत में, ठीक है। और राज्यों को जिलों में बांटा गया है। जो भी राज्य हैं, जैसे भारत को किस में बांटा, राज्यों में, ऐसे राज्यों को बांटा गया जिला में। क्लियर, अब भौतिक विभाजन, अब तक हम पढ़ रहे थे राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन, अब आया भौतिक विभाजन किस तरीके से है। तो अभी जो वर्ड आए थे कुछ और आएंगे भी, तो देखो जलोढ़ निक्षेप, तो क्या होते हैं जलोढ़ निक्षेप, तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। क्लियर, तो वो जलोढ़ निक्षेप कहलाती है। अब जो सहायक नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब बहुत सारी नदियाँ या फिर कोई भी नदी एक बड़ी नदी में आकर मिल जाती है तो वह उस नदी की सहायक नदी कहलाती हैं। अब भौतिक विभाजन किस प्रकार हुए हैं, तो देखो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, सबको पता है। जैसे पर्वत हुए, पठार हुए, मैदान हुए, तट या फिर द्वीप समूह, इन सब की आकृतियाँ अलग अलग हैं, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ।
स्थल मंडल वाले में, स्थल स्वरूप वाले में, ठीक है। अब उत्तर में अगर देखा जाए तो बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय है, जो कि संतरी का कार्य करता है, एक द्वारपाल का काम करता है ना। अब देखो हिम धन आलय, जो हिमालय जो बना हुआ है उसका मतलब क्या है, हिम धन आलय। अब इसका मतलब क्या होता है, मतलब बर्फ़ का घर। अब आप गौर फरमाएंगे तो बर्फ़ का घर मतलब इन्होंने क्यों कहा गया है, तो इसका मतलब ये है कि हिमालय पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी इसीलिए बोला गया है। तो हिमालय पर्वत को इन्होंने बांटा है तीन में, तीन मुख्य समानांतर श्रृंखला में बांटा गया है। अब तीन कौन कौन सी हैं, तो देखो अगर सबसे उत्तर में देखा जाए, सबसे उत्तर में देखोगे आप तो उसे बोलते हैं बृहत हिमालय, क्लियर, या फिर उसे बोल देते हैं हिमाद्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। जो सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला है उसको बोलते हैं बृहत हिमालय या फिर हिमाद्री, क्लियर। और ये इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, समझ लेना, जो माउंट एवरेस्ट है वो इसी में है, क्लियर। अब देखो मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित हैं, ये समझना। अब मतलब सबसे पहला उत्तर में क्या था, हिमाद्री, लेकिन अब हिमाद्री के दक्षिण में कौन कौन से स्थित हैं, हिमाचल बोलेंगे उसको या फिर बोलेंगे मध्य हिमालय, क्लियर हुआ। अब बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ पर स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाइए, आप लगा सकते हैं आसानी से, क्लियर है, और उनको सर्च मारिए तब पता लगाइए। अब एक और तीसरा जो बचा उसका नाम है शिवालिक, जो कि सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, क्लियर हो गया। 3 कौन कौन से हो गए, एक हो गया बृहत हिमालय जिसे हम हिमाद्री बोलते हैं, फिर उसी के दक्षिण में आया मध्य हिमालय या फिर उसे हिमाचल बोलते हैं, और जो सबसे ज़्यादा दक्षिण में है वो कौन सा है, शिवालिक, क्लियर। अब और ये तीनों हिमालय की पार्ट हैं। अब देखो हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, जैसे अपना उत्तर प्रदेश हुआ, जितने भी ये उत्तरी मैदान है ये सबसे ज़्यादा बड़े हैं क्योंकि ये गंगा मैदान के उस पर हैं, ठीक है, मतलब गंगा नदी के तट पर हैं इससे सारे मैदान। अब देखो ये मैदान समतल तथा सपाट हैं, और ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। अब जलोढ़ निक्षेप क्या थे, मैंने भी बताया था, जो नदियाँ होती हैं वो अपने साथ कुछ महीन मिट्टी लेकर आती हैं और किसी एक विशेष स्थान पर छोड़ देती हैं, वहाँ इकट्ठा होता रहता है, वहाँ पे वो बन जाता है, कोई भी मैदान या कुछ भी बन जाता है, मतलब एक स्थल स्वरूप बन जाता है उस वहाँ पर, ठीक है। तो वही जो इकट्ठा होता रहता है उसी को बोलते हैं निक्षेप, और जलोढ़ निक्षेप वही इकट्ठा होता रहता है जो महीन टाइप का कण होते हैं, क्लियर है। अब देखो नदियों के ये मैदान, जो मैदान बने नदियों से वो मैदान कृषि के लिए उपजाऊ बहुत होते हैं और बहुत उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या अधिक क्यों, क्योंकि हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पर खाने पीने का अच्छा साधन होगा, संसाधन होंगे, वहीं पर जनसंख्या अधिक रहती है। और भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है, जिसे हम बोलते हैं भारतीय महामरुस्थल, समझ में आई। भारत के जो पश्चिम में क्या है, इधर की साइड देखो राजस्थान, गुजरात, इधर की साइड जो अगर आओगे तो भारत का महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थल है, यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। अब देखो आप सबसे पहले मरुस्थल का नाम है, सबसे पहले जाना आप गुजरात में, वहाँ पे राजस्थान में, तो सबसे पहला सेंस आपका वहीं लगना चाहिए। अब देखो हम अगर मैप में जाएंगे तो हम लोगों को दिखेगा, देखो ये गुजरात, बार बार गुजरात आ रहा है, राजस्थान यहीं था, तो देखो ये है यहाँ पर अरावली जो श्रेणी है उसके अगर आप उत्तर पश्चिम में देखोगे तो यहाँ पर है भारतीय महामरुस्थल, जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में, क्लियर। अब देखो कहाँ थे हम, ये आ गए, स्थित है। यह है शुष्क, गर्म एवं रेतीला स्थल है, मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो रेगिस्तान है एक प्रकार का। यहाँ वनस्पति की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है, यहाँ पर हमेशा कटीली झाड़ियाँ वगैरह मिलती हैं या फिर कैक्टस वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में अगर देखें तो प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। उत्तरी मैदानों के अगर दक्षिण मतलब नीचे देखें, ये तो होगा पश्चिमी भाग में, ये कहाँ पर है, उसके नीचे स्थित है प्रायद्वीपीय पठार। इसकी आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है, क्लियर। इसका जो धरातल है इसका काफ़ी ऊंचा और नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं और घाटियां भी स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो मैंने अभी दिखाया आपको, उत्तर पश्चिम में था वो, मैंने बोला था उत्तर पश्चिम में, ठीक है, वो वहाँ पर स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। अगर विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला की बात है तो समझ जाना कि उत्तर पश्चिम मतलब अपने भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित अरावली जो पहाड़ी श्रृंखला हैं वही हैं विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, क्लियर। अब देखो विंध्य एवं सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी बहुत फेमस है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्लियर। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, मतलब अगर भारत में देखा जाए तो पश्चिम की तरफ जो नदियाँ बहती हैं ये यही हैं दो, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती नदी, क्लियर, जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, सह्याद्री, मतलब इन दोनों को एक ही बात बोलते हैं, पश्चिमी घाट बोले या फिर सह्याद्री, तथा पूर्व में अगर देखा जाए तो पूर्वी घाट ये स्थित हैं। समझ में, मतलब कौन से पठार के, इसी पठार की जो बात करना है, इसी पठार के पश्चिम घाट
ठीक है, जो सह्याद्री पश्चिम में और अगर पूर्व में देखा जाए तो पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ तथा असमान रूप से स्थित है। क्लियर। इन पठारों में अगर देखें हम तो खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला, लोहा या फिर लोहों के अयस्क, ये बहुत प्रचुर मात्रा में मिल जाते हैं। ठीक है। अब पश्चिमी घाट के पश्चिम में, मतलब अभी पश्चिमी घाट चल रहा था उसके भी पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। ये समझ के चलना, जो पश्चिमी अभी घाट बोला गया था उसके पश्चिम में और पूर्वी घाट उसके पूर्व में दोनों तरफ तटीय मैदान स्थित हैं। मतलब उनका तट है तो समुद्र किनारे मिल रहे होंगे ज़रूर, या फिर किसी विशेष ऐसे जहाँ पर जल मंडल थोड़ा होगा। क्लियर है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं, मतलब पतले टाइप के हैं, जो पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं, मतलब उनसे थोड़ा चौड़े हैं। क्लियर। अब देखो ये थोड़ा जानकारी दी है, आप कुछ करके सीखें। क्या आप जानते थे, देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते, क्या आप जानते थे तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो कौन सा है वो डेल्टा, तो उसे बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। समझ जाना, क्वेश्चन बनेगा को सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है विश्व का, तो सुंदरबन डेल्टा। अब उसका निर्माण कौन करता है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ उसका निर्माण करती हैं। इस डेल्टा की जो आकृति है वो कैसी है, तो वो आकृति है त्रिभुजाकार। डेल्टा स्थल का वह भाग होता है, मतलब कोई ये पूछे डेल्टा होता क्या है, तो डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। मुहाना मैंने बताया था, जैसे बहुत सारी नदियाँ आती हैं इस टाइप से। ठीक है। तो यहाँ मान लो कोई ऐसे यहाँ पे स्थल भाग है, कोई कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, मान लो यहाँ पर कोई स्थल भाग है इस टाइप से। ठीक है। तो नदियाँ ऐसे आई, अब इधर से पानी निकला, फिर यहाँ से पानी निकला इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। तो यहाँ पे जहाँ पे मिलती हैं ये आगे उसी को बोलते हैं मुहाना। क्लियर। तो देखो डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। क्लियर। और जैसे मैंने आपको पहले भी उसमें दिखाया था, जो इस भौतिक वो थे उसके रूप थे, स्थल रूप। ठीक है। और जलमंडल उसमें दिखाया गया, तो मैंने आपको अच्छे से दिखाया था उसमें। अब देखो आते हैं इसमें, ये जो दिख रहा है ये प्रवाल द्वीप है। अब प्रवाल द्वीप क्या होते हैं वो बताऊं, पहले प्रवाल समझो क्या है। तो प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के, ठोस जो कंकाल होते हैं उनके ऊपर होती रहती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊँचे हो जाते हैं, और इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। प्रवाल द्वीपों को दिखाया जाता है इसमें चित्र में। अभी ये आएंगे थोड़ी देर बाद। क्लियर। जस्ट अ सेकंड बाद, ये समझो। लेकिन अभी जो बात चल रही थी वो चल रही थी तटीय तटों की। ठीक है। तो देखो अपेक्षाकृत चौड़े हैं किसके, पश्चिमी जो हैं वो पूर्वी के अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। अब तो कौन सी थी, पश्चिम की ओर। यहाँ पर कौन है, पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, या फिर कावेरी नदी। और ये सब कहाँ गिरती हैं, जाके बंगाल की खाड़ी में। क्लियर। ये नदियाँ जो हैं अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। वो सुंदरबन का डेल्टा करती हैं, ये भी डेल्टा का निर्माण करती हैं। हर नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं ज़्यादातर। तो इनके जो डेल्टा हैं वो उपजाऊ हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है, ये तो बता ही दिया अभी। क्लियर। अब ये बात आती है सुनामी की। तो देखो सुनामी क्या चीज़ है, तो सुनामी इस टाइप की होती है, जैसे ये दिख रहे हैं यहाँ पे, कोई मान लो कोई वो है जगह, यहाँ पे कोई एरिया है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, और मान लो ये समुद्र के किनारे रह रहे हैं ये लोग, और जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं इस टाइप की। ठीक है ना। तो ये लहरें ही सुनामी का रूप ले लेती हैं। किस प्रकार लेती हैं, चलो मैं आज आपको थोड़ा डिफरेंट वे में समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आए सुनामी क्या चीज़ है। ठीक है। अभी और थोड़ा पिक्चर लेता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हैं, देखो ये चीज़ है। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये 4 तरीके से बनती हैं लहरें। कैसे बनती हैं तो वो समझो। जैसे पहला देखो, पहला कब होता है, जैसे हमारे समुद्र नीचे का जो तल होता है वो अगर या तो ऐसे हो जाए, मतलब ये ऊपर उठ गया, ये नीचे उठ गया, तो एक हलचल मचती है इस टाइप से। ठीक है। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, तो यहाँ से ऐसे लहरें बनती हैं। क्लियर। इस तरह मतलब ये ऊपर उठता है ऐसे, फिर ये नीचे आता, फिर एकदम इस हो जाती है स्पीड से। तो स्टिल वाटर लेवल है वो नीचे उठ कर ऊपर आती है, तो यहाँ पर जितनी भी जगह होती हैं उनको ऊपर आती है। क्लियर। ऐसे ही अगर दूसरी तरीके से कैसे देखो, तो दूसरी तरीका ये होता है, जैसे मान लो कोई जगह है अंदर वाला, वहाँ पर ही कोई गड्ढा टाइप का हो जाए, तो पहले लहरें ऐसे आएंगी सारी, लेकिन जो नीचे आएंगे फिर वो ऊपर उठेंगी, तो इस तरीके से ऊपर उठती जाती है। जब ऊपर उठती है तो एक ऊपर ऐसे लहर बन जाती है, अपवर्ड वेव। फिर वो जो
स्टिल वाटर लेवल होता है उससे पहले नीचे आते हैं फिर ऊपर उठती हैं, तो जैसे ऊपर उठती हैं फिर आती हैं ऐसे ही। तो जो तटीय मैदान होते हैं उन पर ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। क्लियर। अब दूसरे मतलब तीसरे तरीके से देखो तो तीसरा तरीका ये है मैग्मा का। जब भी कोई अंदर का जो स्फीयर होता है लिथोस्फीयर, उसमें मैग्मा जो होता है वो ज़्यादा हैवी हो जाता है तो वो फटता है। जो फटता है तो निकलता है, जब निकलेगा तो फिर ऊपर को भागेगा ऐसे लहरें। तो जो अपवर्ड वेव होती हैं फिर होती हैं ऊपर, फिर नीचे आती हैं, स्टिल वाटर लेवल से नीचे आती हैं, फिर ऊपर आती हैं। तो ओके, ये फिर कहाँ गिरेगा? तटीय मैदानों पर। और चौथा जो तरीका होता है, चौथा तरीका ये है, जब भी कभी पानी है मान लो, ठीक है, तो जैसे अगर उनका लिथोस्फीयर इस प्रकार का है, गहराई वाला। क्लियर। और उसमें भी कोई ऊपर से कोई चीज़ डाल दी जाए, हाई वेलोसिटी वाली इम्पैक्ट अगर डाल दिया जाए, तो क्या होता है, पहले पानी या तो थोड़ा पानी नीचे जाएगा और इधर जाएगा और इधर जाएगा। तो जो स्प्लिश वेव होंगी वो दो प्रकार की बनेंगी, एक यहाँ पर बनेंगी और यहाँ पर। क्लियर। फिर होगा क्या, ये जो दबाव पड़ेगा एकदम ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, जो स्टिल वाटर लेवल है उससे काफ़ी नीचे जाएगा, उसको फिर आएगा स्पीड में, और कहाँ गिरेगा आके? तटीय मैदानों की बिल्डिंग्स पर। समझ में आया? ये चार प्रकार से हो सकता है। अब होती कैसी हैं, अब मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार की होती हैं। देखो ये दिख रहा है, ये देखो समुद्री एरिया वाले वो हैं जो समुद्र के किनारे शहर बसे होते हैं। तो पानी जो होता है इस टाइप से आता है, और आता कैसे वो मैंने अभी आपको प्रक्रिया बता दी। क्लियर। तो इसी को बोलते हैं हम, जो ये पानी जो आ रहा है इस प्रकार का, ये इसी को बोलते हैं क्या हम? सुनामी। समझे? तो अब चलें आगे। सुनामी के बाद की और भी चीज़ें पढ़नी है अभी। तो अब पढ़ते हैं। देखो भारत में दो द्वीप समूह हैं, जैसे एक लक्षद्वीप समूह हो गया, लक्षद्वीप जो है वो हो गया एक द्वीप समूह, और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। लेकिन ये है कहाँ पर, तो पूरा विस्तार से पढ़ लेते हैं। देखो भारत में दो द्वीप समूह हैं। अब ये ध्यान रखना कितने हैं? दो मुख्यतः। एक है लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है, और ये केरल के तट से कुछ ही दूर स्थित है। और ये है क्या? एक प्रवाल द्वीप है। अब प्रवाल की बात आई तो प्रवाल द्वीप के बारे में अब बताया जाएगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर। क्या आप जानते हैं कि कौन कौन से द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? आपको अगर पता हो, अपडेट था उस 2004 के समय, तब जो कुछ द्वीप समूह थे जिनमें सुनामी आई थी। क्लियर। तो उनका आप सर्च करके पता करना। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से चुनौती का सामना किया था। और सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है। देखो विशाल है मतलब है क्या सुनामी? तो सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है, मतलब सागरीय एक ऐसी लहर होती है जो समुद्री तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न करती है। ठीक है, मतलब समुद्री तल पर अगर भूकंप के कारण होते हैं वो यही उत्पन्न करती है। ठीक है। अब देखो प्रवाल द्वीप में समझाऊँ आपको क्या। तो प्रवाल नाम का एक जीव होता है। क्लियर। बहुत छोटा जीव होता है जिसे हम पॉलिप भी कहते हैं। अब देखो जब वो उसके कंकाल होते हैं, प्रवाल जो छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं जिसे पॉलिप बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक पॉलिप समुद्री जीव हो गया और उसके कंकाल हैं वो प्रवाल हो गए। तो वो मरते जाते हैं और उनके जो कंकाल होते हैं यानी कि प्रवाल जो होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं। तो जितने मरते जाते हैं उतने इकट्ठे होते जाते हैं। तो एक दिन वो आता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है उनकी और वृद्धि हो जाती है, और एक दिन वो आता है कि वहाँ ढेर सा हो जाता है। जब ढेर सा हो जाता है तो कहने का मतलब ये है वहाँ पे एक स्थल टाइप का बन जाता है जिसे हम बोल देते हैं प्रवाल द्वीप। क्लियर। जो इस प्रकार का कुछ दिखता है। क्लियर है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक है, और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम लिंक उसमें दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।